सो हेलो एंड वेलकम, माय नेम इज़ विजय। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो लेक्चर सीरीज में। और आज आप देखने जा रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर 3। चैप्टर का नाम क्या है दोस्तों? निर्धनता एक चुनौती, जिसे हम पोवर्टी एज अ चैलेंज के रूप में बोलते हैं। वैसे तो भारत के अंदर बहुत ही कॉमन चीज़ है, जिस बच्चे को 9th क्लास में ना भी पढ़ना हो ना, और जो जेन्युइनली कोई भी पर्सन इस वीडियो लेक्चर सीरीज को देख रहा है तो वैसे भी जान सकता है कि भारत में जो गरीबी है, ऑफ कोर्स पुअर इंडेक्स बहुत ज़्यादा हम लोग नीचे जा चुके हैं, और कोरोना काल में तो हम बहुत ज़्यादा नीचे जा चुके हैं। और क्लास 9th के अंदर पोवर्टी एज अ चैलेंज के रूप में बताने की कोशिश करी गई कि निर्धनता एक चुनौती, एक चैलेंज किस प्रकार से इंसान के लिए है। तो क्लास 9th में मेरा नाम विजय है, वीडियो लेक्चर सीरीज का पहला पार्ट। अधिक जानकारी के लिए क्लास 9, 10, 11, 12 से रिलेटेड जो भी कंटेंट आप देखते हैं इस वीडियो लेक्चर सीरीज के अंदर या इसी पाठशाला चैनल पे, तो आपको सब कुछ हमारे ऐप पे अवेलेबल होता है। जाइए डाउनलोड करिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक हमने दे रखा है। अब दोस्तों, इस पूरे बुक के अंदर पता है क्या बताया हुआ है कि चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडिपेंडेंट इंडिया पोवर्टी। इस चैप्टर में बताने की कोशिश करिए किस तरीके से चैलेंजेस हमें मिले थे आज़ादी के बाद और हमें गरीबी का सामना करना पड़ा देश को, वो हम जानेंगे। दूसरा, गरीबी को सोशल साइंटिस्ट के अनुसार किस प्रकार देखा गया है। असल में जो गरीबी आपको दिखाई देती है, असल में वो गरीबी सोशल साइंटिस्ट, सामाजिक जो लोग होते हैं, सामाजिक विज्ञान के जो लोग होते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता जो होते हैं, वो किस प्रकार से गरीबी को देखते हैं, वो भी बताया गया है। इंडिया के अंदर गरीबी कैसे है, और फिर उसे वर्ल्ड के कंपैरिजन से थोड़ा सा परसेंटेज वाइज, डेटा वाइज समझाने की कोशिश करी गई है। एंड देन उसके बाद इलस्ट्रेट द कॉन्सेप्ट ऑफ पोवर्टी लाइन। देखो, आप लोगों को बुखार हो रहा है तो आपके पास थर्मामीटर होता है, जीभ में साइड में लगा के पता कर लिया कि कितना टेम्परेचर है। इस पूरे इलाके के अंदर कितना वायु का प्रेशर है, बैरोमीटर होता है, पता कर लो कितना प्रेशर है। लेकिन पता है, इंडिया के अंदर गरीबी को नापने के लिए कोई स्केल बनाया ही नहीं गया है। लेकिन इस चैप्टर में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझा रखा है कि इस तरीके से भारत के अंदर गरीब व्यक्ति कौन है, कौन अमीर है, उसका फैक्टर भी बताया गया है। और आप लोग अमीर हो या गरीब हो, आप इस स्केल से पता लगा सकते हो। सोचो, एक स्केल बन चुका है, वो क्या है, क्लास 9 में बता रखा है। देन उसके बाद, अगर देश में गरीबी हो रही है तो गरीबी किस प्रकार से हो रही है, क्या रीज़न है, और गरीबी को अगर ख़त्म किया जा सकता है तो सरकार गरीबी को ख़त्म करने के लिए कौन से कदम उठा रही है। तो ये सब इस बुक में दे रखा है, ठीक है। लास्ट में ऑफिशियल कॉन्सेप्ट जो ह्यूमन पॉवर्टी के लिए है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। आगे बात करते हैं कॉज ऑफ पॉवर्टी, गरीबी के क्या कारण होते हैं। पहला है लैंडलेस। इंडिया के अंदर बता रखा है कि कम से कम 5.4 करोड़ होम्स इन लैंडलेस कैटेगरी। इंडिया में 5.4 करोड़ पीपल है जो अभी भी अपनी जनता जो है वो ऑफकोर्स क्या कहते हैं, अभी भी अपनी ज़मीनों पे नहीं रह रही है। तो ज़मीन का ना होना गरीबी का एक कारण हो सकता है। विदाउट अडल्ट मेंबर इन वर्किंग एज headed by the woman and without an adult male in working age, with disabled member and without able body adult, SC ST without literate adult। ये आपको ना कटिंग जो मैंने दिखा रखी है, ये मैंने एक अखबार की कटिंग को पेस्ट कर रखा है यहाँ पे, लेकिन असल में क्लास 9th के अकॉर्डिंग बस सिंपल सा बता रखा है कि जो इंसान जो है देश में, जिसके पास अपनी खुद की ज़मीन नहीं है और वो लैंडलेस लेबर है, किराए पे रहता है, तो उसके ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं गरीब होने के। एक फैक्टर मैटर करता है। दूसरा, अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट ऑफकोर्स जिसके पास नौकरी रोजगार नहीं है, तो वो भी एक गरीबी का एक कारण हो सकता है। और आप लोगों ने पहले भी एम्प्लॉयमेंट के दो तरीके पहले भी देख रखे थे, सीजनल एम्प्लॉयमेंट और डिसगाइड एम्प्लॉयमेंट, जिसे हिंदी में हम लोग प्रच्छन्न बेरोजगारी और साथ में प्रच्छन्न बेरोजगारी के साथ मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। तो गरीबी का एक और कारण है अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि आपका बेरोजगारी। अगर आप नोटिस करो तो हमारे इंडिया के अंदर हाई स्कूल 12th क्लास BA प्रोग्राम जो भी जॉब करे हुए लोग होते हैं वो अभी भी स्टिल नो वर्किंग होते हैं। रीज़न अनएम्प्लॉयमेंट का सबसे बड़ा ये है कि हमने पहले वाले पार्ट में पढ़ा था कि अगर ह्यूमन कैपिटल बनाना है तो भैया हेल्थ और एजुकेशन में फोकस करने की ज़रूरत है। अगर आप पे पैसा हेल्थ और एजुकेशन पे ज़्यादा अच्छा खर्च हुआ है तो आप ह्यूमन रिसोर्स बन पाओगे, और ह्यूमन रिसोर्स बनने के लिए ह्यूमन कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। तो इट मीन्स दैट अगर कॉज ऑफ पॉवर्टी हम देखें, गरीबी का कारण देखें, तो बेरोजगारी, कोई इंसान बेरोजगार है तो ऑफकोर्स वो गरीबी का एक फैक्टर बन सकता है।
दूसरा साइज ऑफ फैमिली, किसी की फैमिली में 11-12 बच्चे हैं तो ऑफकोर्स सभी का लालन पोषण भरण करना एक आम इंसान के लिए बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है, तो वहाँ पे भी पैसा खर्च होता है। गरीबी, इलिटरेसिटी, सॉरी अनपढ़ता, ऑफकोर्स अगर आप अनपढ़ रह गए तो आप हाई क्लास जॉब पे नहीं जा सकते, तो सैलरी नहीं बढ़ेगी, पैसा नहीं बढ़ेगा। पुअर हेल्थ एंड माल न्यूट्रिशन, अगर कोई व्यक्ति शरीर से बहुत कमज़ोर है, हमेशा बीमार पड़ा रहता है, कुपोषण का शिकार हो रखा है, तो ऐसे में वो व्यक्ति कभी काम पे फोकस नहीं कर पाएगा, अपने कॉन्सेप्ट पे फोकस नहीं कर पाएगा, फिजिकली फिट नहीं है तो अच्छी तरीके से सोच नहीं पाएगा। तो ये एक फैक्टर मैटर कर जाते हैं गरीबी के लिए। दूसरा चाइल्ड लेबर, बचपन से ही इंसान जब काम करने लग जाता है, चाइल्ड लेबर करने लगता है, तो जो एक हाई पीक पे पहुंचना चाहिए इंसान, वो ऑफकोर्स नहीं होता है। हेल्पलेसनेस, मतलब जो इंसान कहीं से मदद नहीं पा पाता किसी भी प्रकार की। तो दीज ऑल आर द फैक्टर जिसकी वजह से देश में गरीबी का कारण है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे यार मैं भी चाइल्ड लेबर करता था बचपन में, आज देखो मेरे पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है। तो वो दोस्तों एक एक्सप्रेशन केस है, एक अपवाद है, पर ज्यादातर मोस्टली केसेस में 100% में से 90% लोगों के साथ ऐसा ही होता है कि ये सारे फैक्टर मैटर करते हैं। अगर मान लीजिए कि आप कितना भी पैसा कमा रहे हैं, आप 10,000 रुपये सैलरी, आपकी 8,000 रुपये सैलरी, आपकी 15,000 रुपये सैलरी है, पर आप शरीर से वीक है, बड़े कमजोर हैं और ऐसी सिचुएशन में आपको बार बार हॉस्पिटल जाना पड़ता है, तो भी तो आपके पैसे खर्च वहाँ पे हो रहे हैं ना। तो ये भी एक फैक्टर मैटर कर रहा है, ठीक है। तो इस हिसाब से वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया हैज बीन ब्रिंगिंग मिलियन ऑफ पीपल आउट ऑफ द एजेड पॉवर्टी। इट मीन्स दैट ऐसे मिलियंस ऑफ पीपल आज़ादी के बाद ऐसी दिक्कतों से जूझ रहे थे और देश में ऐसा संविधान बनाने की बात करी जा रही थी जिसमें अमीर और गरीब दोनों व्यक्तियों के लिए हमें एक सही स्टेप लेने की जरूरत है। अबे जिनके पास जमीन है तो सरकार सबको जमीन तो ना बांट देगी, सबको नहीं दे सकती, अपने लेवल पे काम तो करेगी बट सबको नहीं दे सकती। अब जिनके पास अच्छी इनकम नहीं है, जिन पे जॉब नहीं है, सरकार जॉब प्रोवाइड करवाएगी, पर क्या सभी को प्रोवाइड करवा पाएगी? मतलब ही नहीं है। अब कोई भी सरकार उठा के ले लो, सरकार कहती है मैं 5 करोड़ जॉब देने के लिए तैयार हूँ, अरे 5 करोड़ जॉब तो दे देगी, लेकिन फिर और लोग भी तो है। देश में 139 करोड़ की जनसंख्या है, 80 करोड़ बेरोजगार बैठे हुए, तो 5 करोड़ को रोजगार मिल गया तो दूसरों को तो रोजगार मिल ही नहीं रहा है। तो ऐसे में सभी को रोजगार मिलना भी एक दिक्कत वाली बात है। आप एक कॉन्सेप्ट को समझो, तो सरकार 2 करोड़ 3 करोड़ जॉब की प्रॉमिस करती है, फिर जाके भी वो लाखों की जॉब दे पाती है सरकारी, लेकिन वो टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम नहीं करे जहाँ पे वो खुद हाथ का काम कर सके। इट मीन्स दैट ह्यूमन कैपिटल बनाया जा सके इंसान को। अब यहाँ पे महात्मा गांधी जी क्या कहते हैं गरीबी के ऊपर? वो कहते हैं कि महात्मा गांधी ऑलवेज इंसिस्ट दैट द इंडिया वुड बी ट्रूली इंडिपेंडेंट ओनली व्हेन द पुअरेस्ट ऑफ हिज पीपल बिकम फ्री ऑफ ह्यूमन सफरिंग। उन्होंने कहा कि देश अमीर जब ही होगा जब हमारे भारत का सबसे लोवेस्ट सोसाइटी का बंदा समाज के अंदर किसी भी प्रकार की समस्या से ना जूझ रहा हो, तो इंसान जो है एक पॉवर्टी लाइन से ऊपर है। तो उनका एक कॉन्सेप्ट है। देखो महात्मा गांधी जी महान इंसान है, तो वो कुछ भी बोल सकते हैं। तो उनकी एक अच्छी बात ये थी, उनमें से सभी अच्छी बातों में से, कि आज़ाद भारत जब ही होगा जब गरीब से गरीब व्यक्ति जो है सभी सफरिंग्स, सारी दिक्कतों से जूझते हुए आगे निकल जाएगा। सोशल साइंटिस्ट कहते हैं कि गरीबी का मतलब ये नहीं है। गरीबी का मतलब क्या है? गरीबी का मतलब है इलिटरेसिटी लेवल। इट मीन्स दैट अगर आप अनपढ़ हैं, वो तो एक कॉन्सेप्ट पहले भी हमने पढ़ लिया, अगर आप अनपढ़ हैं तो भी आप गरीब हैं। दूसरा लैक ऑफ माल न्यूट्रिशन, मतलब आपको अच्छा खासा खाना नहीं मिल रहा है तो भी आप गरीब हैं। आपको हेल्थ केयर, मतलब आप पब्लिक फैसिलिटी जो सरकार को देनी चाहिए, अगर आप उससे वंचित हो रखे हैं तो भी आप गरीब हैं। आपको जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है तो भी आप गरीब हैं, मतलब जॉब वॉब नहीं मिल रही, अच्छा पानी पीने को नहीं मिल रहा है और साफ सफाई अगर आपको नहीं मिल पा रही तो भी आप गरीब हैं। अब पेपर में 2 क्वेश्चन आता है, एक आता है सोशल साइंटिस्ट गरीबी के बारे में क्या जानते हैं, और दूसरा है गरीबी के कारण क्या है। तो 2 कॉन्सेप्ट है, दोनों ही कॉन्सेप्ट में आपको समझना है। अब यहाँ पे आम तौर पर 2 मोटे तौर पे गरीबी का एग्जाम्पल दे रखा है, और अगर इस चीज को आप समझ पाओ तो अगेन मैंने क्या कहा था, क्लास 9 में ना केस स्टडी दे रखी होती है, और केस स्टडी के बिहार पे पूरा चैप्टर कॉन्सेप्ट समझाया जाता है। और यहाँ पर हमने गरीबी का कारण देख लिया, और उसके बाद सोशल साइंटिस्ट क्या सोचते हैं गरीबी के बारे में वो भी देख लिया। लेकिन एक कहानी दे रखी है, वो है सामाजिक अपवर्जन, और दूसरा है आपका असुरक्षित लोग। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको बोलते हैं सोशल एक्सक्लूजन। सोशल एक्सक्लूजन, तो ये थोड़ा सा आप याद रखना, सोशल एक्सक्लूजन। और असुरक्षित बोलते हैं वर्नेबल। वर्नेबल, तो 2 कॉन्सेप्ट है। ये भी समाज के वो लोग हैं जो गरीबी के कॉन्सेप्ट में ही आते हैं। क्या आते हैं समझ लेते हैं।
इस अवधारणा के अनुसार निर्धनता को इस संदर्भ में देखा जाना चाहिए कि निर्धनता को बेहतर माहौल और अच्छे अधिक वातावरण में रहने वाले संपन्न लोगों की सामाजिक समानता से अपवर्जित रहकर केवल निष्कृष्ट वातावरण से दूर निर्धनता के साथ रहना पड़ता है। सामान्य अर्थ में सामाजिक अपवर्जन निर्धनता का एक कारण है। परिणाम दोनों हो सकते हैं। मोटे तौर पर यह प्रक्रिया जिसके माध्यम से व्यक्ति या समूह उन सुविधाओं लाभ अवसरों से अपवर्जित रह जाता है जिनका उपभोग दूसरे करते हैं। इसका विशिष्ट उदाहरण है भारत में जाति व्यवस्था के कार्यशैली, जिसमें कुछ जाति के लोग सामान्य अवसर में अपवर्जित रखे जाते हैं। इस प्रकार सामाजिक अपवर्जन के लोगों की आय बहुत कम नहीं बल्कि इससे भी अधिक क्षति पहुंच सकती है। सोशल एक्सक्लूडेड लोग कौन होते हैं? समाज में गरीबी का एक कारण है जाति व्यवस्था, और जाति व्यवस्था का एक एग्जाम्पल सोशल एक्सक्लूजन से दे रखा है। अगर समाज में जाति व्यवस्था नहीं होती तो क्षत्रिय वर्ण और क्षत्रिय वैश्य, उसके बाद क्या कहते हैं आपके ब्राह्मण सबसे पहले, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र। बता रखा है कि सामाजिक बहिष्कृत लोग यानी कि सामाजिक सोशल एक्सक्लूजन लोग वो होते हैं जिसमें समाज में जाति व्यवस्था पहले से बनाई हुई है और ये कहा गया कि ये काम वो करेगा और ये काम वो करेगा, फिक्स है। तो अगर जो काम फिक्स है उस हिसाब से तो आप लोगों का बहिष्कार हो रहा है। एग्जाम्पल के लिए मैं अगर बोलूं कि आईपीएस की जॉब के लिए सिर्फ ब्राह्मण व्यक्ति ही आईपीएस की जॉब के लिए जाएगा, क्षत्रिय व्यक्ति नहीं जा सकता, तो समाज में तो पहले से निर्धारित हो गया जाति व्यवस्था के अकॉर्डिंग। तो जो लोग शूद्र हैं, जो दलित हैं, तो क्या वो उसके अंडर में ही काम करने चाहिए? तो ये होगा सोशल एक्सक्लूजन। ऐसे लोग हमेशा समाज में गरीब ही रहेंगे, जो नहीं होना चाहिए। भाई जो व्यक्ति किराने की दुकान चला रहा है, एक बनिया मान लेते हैं, तो क्या किराने की दुकान चलाने का अधिकार सिर्फ एक बनिया का ही होगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक नॉर्मल दलित क्लास, एससी कास्ट, एससी एसटी कास्ट का बंदा भी दुकान चला सकता है ताकि वो समाज से बहिष्कृत ना हो। गांव के अंदर भी ऐसा होता था कि व्यापारियों का काम होता था व्यापार करना, शूद्रों का काम होता था उनके लिए काम करना, और कोई शूद्र व्यक्ति अगर क्या कहते हैं काम करने की सोचता था तो उसको अलाउ नहीं था। तो ये बिल्कुल गलत है, ये नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से प्रेजेंट टाइम में एक बिजनेसमैन लिक्कर शॉप खोल सकता है कई करोड़ों रुपए देके, वही एक सासी जो सिर्फ दारू ही बेचता है वो भी कई करोड़ों का बिजनेस लेके वो काम कर सकता है। यहाँ पर कोई जाति व्यवस्था मैटर नहीं करती, लेकिन जहाँ पे जाति व्यवस्था मैटर करती है वहाँ पे समाज में सोशल एक्सक्लूजन यानी कि सामाजिक बहिष्कृत हो रहा है। तो ऐसे में तो हमेशा अमीर अमीर रहेगा और गरीब गरीब रहेगा। अगर हम जाति के हिसाब से किसी काम को फिक्स कर दें तो ये बिल्कुल गलत है कि सुनार का काम सिर्फ सुनार जो सालों से पीढ़ी करती आ रही है वही करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो क्या सुप्रीम काम हमेशा वही करेंगे? तो जो नॉर्मल बंदा सोने का काम खोलना चाहता है क्या वो नहीं खोल सकता? ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एक तो ये रीजन हो गया कि सोशल एक्सक्लूजन भी एक गरीबी का कारण बन सकता है, जो केस स्टडी में आपको बता रखा है। दूसरा है असुरक्षित लोग, जिसे हम वर्नेबल क्लास बोलते हैं। निर्धनता के प्रति असुरक्षा एक माप है जो कुछ विशेष या व्यक्ति के भावी वर्षों में निर्धन होने या निर्धन बने रहने की अधिक संभावना जताता है। असुरक्षा निर्धारित परिसंपत्तियां, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के अवसर के रूप में जीविका खोजने के लिए विभिन्न समुदायों के पास उपलब्ध विकल्प होते हैं। इसके अलावा एक विश्लेषण प्राकृतिक आपदा, आतंकवाद आदि मामलों में इन समूह के समक्ष विद्यमान बड़े जोखिम के आधार पर किए जाते हैं। अतिरिक्त विश्लेषण इन जोखिमों से निपटने की उनकी समस्या और आर्थिक क्षमताओं के आधार पर किए जाते हैं। वास्तव में जब सभी लोगों के लिए बुरा समय आता है, चाहे कोई बाढ़ या भूकंप या फिर नौकरियों की उपलब्धता में कमी, दूसरे लोगों की तुलना में अधिक प्रभावित होने की बड़ी संभावना का निरूपण ही असुरक्षा है। वर्नेबल ग्रुप वो होता है जो समाज के अंदर किसी प्रकार से बहुत जल्दी आघात पहुंचाया जा सके। तो जो व्यक्ति समाज में ऐसी स्थिति में रह रहा हो जहां पर बाढ़ आ सकता है, भूकंप आ सकता है, नौकरियों की कमी है, सरकार की अस्थिरता ज्यादा देखने को मिलती है, तो समाज का वो व्यक्ति हमेशा समाज में असुरक्षित रहेगा यानी कि वर्नेबल रहेगा। एग्जाम्पल के लिए अगर आप अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के अंदर जॉब उपलब्ध हो ना हो लेकिन लोगों का स्टार्टअप बड़ा तगड़ा रहता है, सरकार उस पर फाइनेंस की बात हमेशा करती रहती है। लेकिन इंडिया के अंदर ऐसा सिस्टम है ही नहीं। अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही तो आप कुछ कर ही नहीं सकते हो। तो ये बिल्कुल गलत चीज़ है जो इंडिया और वर्सेस यूएसए के अंदर है। तो यहाँ पर आप लोग अगर आप वर्नेबल हो तो भी आप गरीब रहोगे, सोशल एक्सक्लूजन हो तो भी आप गरीब रहोगे। सो गाइस, ये था छोटा सा कॉन्सेप्ट, निर्धनता एक चुनौती, पॉवर्टी एज ए चैलेंज के रूप में वीडियो लेक्चर सीरीज का पहला पार्ट। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में जल्दी। आई होप आप लोगों ने ऐप डाउनलोड करा होगा। डाउनलोड करा है तो सभी को बहुत बहुत मुबारक। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।